यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। 10 लाख स्क्वायर 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र बता रहा हूं। चाइना की पूरी जो पूरा क्षेत्र है वो लगभग 90 95 या 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो 26 और 12 38 और 12 आप समझ लीजिए कि 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र बनता है। और इसके अलावा ये क्षेत्र और ये ताइवान वाला क्षेत्र है और बाकी ये मंचूरिया का अगर हम आगे से कैलकुलेट करें कि ये जापान का क्षेत्र था तो ओरिजिनल चाइना जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो तो केवल 30 लाख 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग ही बनता है। बाकी का पूरा क्षेत्र तो ऑटोनॉमस क्षेत्र ही है जिस पर चीन ने कब्जा करके रखा है, केवल डिफेंस पॉलिसीज के नाम पर कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और बाद में धीरे धीरे करके उस पर कब्जा करते चले गए। अब यूएस ने जब भारत से कंफ्लिक्ट हुआ तो भारत से कंफ्लिक्ट में मैंने पहले भी कहा कि हम जहां पर बैठे थे या जहां पर हम लद्दाख में बैठे हुए हैं, ये लद्दाख का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर चीन पीछे जाता है तो ये जो ऑटोनॉमस क्षेत्र हैं इनमें लगातार रिवोल्ट तब से 1947 से लेकर और अभी तक चल रहा है। 1949 में जब उन्होंने कब्जा किया था तब से लेकर अभी तक चल रहा है और वो लगातार स्वतंत्रता के लिए परेशान है। हम सब जान रहे हैं ताइवान ने अलग सरकार बना ली है, इधर तिब्बत भी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई है, उइगर मुसलमान ऑलरेडी रिवोल्ट पर हैं और इधर जो मंगोल हैं, मंगोल और हेन्स या किंग डायनेस्टी के लोग, इनके प्रिंसेस भी आज भी रिवोल्ट पर हैं। वो अलग बात है कि इन पूरे के पूरे क्षेत्रों में सिर्फ 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठी हुई है और जहां सत्ता आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। वो है एक ताइवान और दूसरा है तिब्बत। इसलिए यूएस ने हमारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ताइवान और तिब्बत दोनों पर ही सीधा कॉन्सेंट्रेट किया और कहा कि हम दोनों से अलग से रिलेशन बनाएंगे। अभी इनर मंगोलिया पर कॉन्सेंट्रेट करना बाकी है, अभी शिंजांग पर कॉन्सेंट्रेट करना बाकी है। अगर इन क्षेत्रों में भी कुछ ऑटोनॉमस क्षेत्र जिनको कहते हैं, इनमें भी अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिल जाए या पॉलिटिकल सक्सेशन मिल जाए तो यूएस ये भी कह सकता है। और हमने भी ताइवान को तिब्बत को कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं माना, हमने भी इसको अलग ही माना, ऑटोनॉमस क्षेत्र माना और ताइवान के साथ भी हमारे रिलेशंस डेवलप होते रहे। वो अलग बात है कि मनमोहन सिंह के समय पर ताइवान से हमारी हॉटलाइन पर बात हो रही थी, चीन ने उसको ट्रेस कर लिया और भारत सरकार को उन्होंने आगाह किया कि देखिए आप ताइवान से बात करते हैं, ताइवान हमारा ऐसा है और ताइवान के साथ आप संबंध नहीं बना सकते, और हम पीछे हट गए थे। लेकिन हमको सबको याद होगा कि मंगोलिया जाने वाले, ये जो मंगोलिया का क्षेत्र है जिस पर चीन की नजर बड़ी तगड़ी रखी हुई है और वो ये मान के चलते हैं इनर मंगोलिया का ही ये हिस्सा है, तो इसलिए ये उनका होना चाहिए। मंगोलिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली विजिट की, ताइवान के साथ हमने रिलेशन बनाने शुरू किए, तिब्बत ऑलरेडी हमारे साथ बैठा हुआ है, गवर्नमेंट एग्जाइल हमने ही भारत में बना रखी है। इसलिए भारत के सहयोग के बगैर किसी भी हालत में चाइना के ऑटोनॉमस क्षेत्रों को स्वतंत्र नहीं करवाया जा सकता। इसलिए भारत का जो डिस्प्यूट अभी हुआ, तो चीन अगर भारत की लैंड से नहीं हटता, यहीं पर जहां पर बैठा है वो वहीं पर बैठा रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसका सारा ट्रेड खत्म किए दे रहे हैं और विश्व से उसका ट्रेड खत्म करवाए दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि वो अगर पीछे हटता है तो फिर तिब्बत को मैसेज गलत जा रहा है, शिंजांग को मैसेज गलत जा रहा है, इधर मंगोलिया को मैसेज गलत जा रहा है, इधर ताइवान को जा रहा है, उधर जापान भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और साउथ कोरिया भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। केवल चीन का एक ही दोस्त है, वो है नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा अगर वो आगे बढ़ता है तो युद्ध हो जाएगा, युद्ध अगर हो जाता है तो ये जो ऑटोनॉमस क्षेत्र जितने भी हैं ये ऑलरेडी रिवोल्ट पर हैं ये, और ताइवान उनका नेतृत्व करने, ताइवान से मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और ऐसी परिस्थिति में जब वो नेतृत्व करने को तैयार है और यूएस साथ देने को तैयार है, भारत युद्ध लड़ने को तैयार है, ऐसी परिस्थिति में चाइना के लिए कोई भी सरकमस्टांस तीनों में से एक भी आसान नहीं है। इसलिए वो नए नए प्रोपोगंडास रोज करता रहता है। जैसे पीछे मैंने बताया था कि उन्होंने प्रोपोगंडा किया कि भारत के एक एक व्यक्ति, एक एक ब्यूरोक्रेट का डेटा हमारे पास है, और उन्होंने किसी प्रोफेसर के माध्यम से उसको लीक करवाया ताकि मैसेज ये जाए कि चीन के पास सारा डेटा है और चीन अगर उसको खोल देगा तो भारत में गृह युद्ध हो सकता है। उनको पता नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी हैं, इनके पास 2 रुपए का भी अपने लिए कुछ नहीं है। ये योगी मोदी और सब बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने लिए एक घर भी नहीं बनाया है, एक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनके ऊपर एलिगेशन लगाकर आप क्या कर लेंगे। दूसरी बात इसमें जो बनती है कि अगर वो यहीं पर बैठे रहते हैं जहां पर वो बैठे हैं, तो चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है
और यूएस है। यूएस और भारत से उनके रिलेशन ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, इसलिए हम उनके ट्रेड को खत्म करें। बिना ट्रेड के ये जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी पूरी चलती है, ये ट्रेड पर चलती है। ये बिना ट्रेड के इसको सपोर्ट नहीं मिल सकता है, इसलिए बिना ट्रेड के ये धीरे धीरे अपने आप समाप्त होता जाएगा। और ये जो इनर मंगोलिया बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है इस समय पिछले 20 साल में, या जो शिनयांग में उन्होंने 20 साल में जो डेवलपमेंट किए हैं, वो सारे इकोनॉमिक गेम है। अंदर से आग भड़की हुई है, उस आग को बस थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है। और इधर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान ऑलरेडी नेतृत्व करने को तैयार है। वो भी चीन का ये जो क्षेत्र है, वो उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है, वो अपनी गवर्नमेंट मानता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट है। और इधर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको कम्युनिस्ट शासन कहते हैं, वो ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है कि भाई ये वन चाइना पॉलिसी, दोनों ही वन चाइना पॉलिसी को लेकर आते हैं। तो संबंध किसके साथ स्टैब्लिश हों, इसलिए रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ भी संबंध हमने स्टैब्लिश करने चाहिए। और ये जो परिस्थिति बन रही है, जो नए नए प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अभी कल ही कहा कि ये जो चिट्ठी है, अपने परिवार वालों को अलविदा की चिट्ठी लिख दो। चीन की पुरानी खास बात है कि वो बहुत प्रेशर में लेने वाले लोग हैं। चीन को प्रैक्टिकल युद्ध का अनुभव सबसे कम है। चीन ने जितना भी कब्जा किया, यानी कि कम्युनिस्ट चीन की बात कर रहा हूं मैं, कम्युनिस्ट चीन ने जितना भी आज तक कब्जा करके रखा है, वो सारा कब्जा उसने जो है वो अंदर इनर रेवोल्यूशन करवाकर, अंदर भड़काकर, जैसे भारत में भी कम्युनिस्टों को वो पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरी फंडिंग करते हैं, यहाँ न्यूज चैनल्स पर, यहाँ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पर, यहाँ के मीडिया सेंटर्स पर, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज पर पूरी फंडिंग चीन की आती है। जैसे रशिया ने कभी चीन में फंडिंग करके कम्युनिस्ट शासन लेकर आए और अंदर भड़काकर चीन को कब्जा कर लिया, कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा बहुत विशेष। भारत में भी वो ऐसा ही करते रहते हैं। तो चीन, जो कम्युनिस्ट चीन है, इसने ये जो पूरा ऑटोनॉमस क्षेत्र कब्जा करके रखा है, ये जिसको हम मोर देन 50%, मोर देन 60% एरिया कहते हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बिना किसी विशेष युद्ध लड़ाई किया है। हालांकि उसने युद्ध जो लड़ा है वो इनर अंदर जो उसके यहाँ गृह युद्ध चलता रहता है, उसमें सबसे ज्यादा लोगों की हत्या अगर किसी ने की है तो वो कम्युनिस्ट चाइना ने ही पूरे वर्ल्ड में की है। जो अंदर शासन करने के दौरान जो उन्होंने कब्जा करने के बाद अपना चरित्र दिखाया, और चरित्र की वजह से स्टूडेंटों का सपोर्ट पहले लिया, फिर स्टूडेंटों को ही मारा, ये सब कुछ चलता रहता है। आज की तारीख में यूएस का ये कदम कि वो ताइवान से सीधा संपर्क करेंगे, वो तिब्बत से सीधा संपर्क करेंगे, और इनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सेपरेट कंट्रीज हैं। और ऐसे अगर वो इनर मंगोलिया और शिनयांग में भी किसी तरह से अगर हम भी उसमें सहयोग करके इनको घोषित करवा दें, तो गृह युद्ध होना संभव है। शी जिनपिंग के बारे में अभी लगातार चीन के अंदर से खबरें आ रही हैं कि चीन के अंदर जो कम्युनिस्ट शासन है वो ही शी जिनपिंग के खिलाफ खड़ा हो गया है, क्योंकि अब चीन टूटने की कगार पर है। चीन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। चीन या तो भारत से युद्ध करे और अपने आप को पूरा समाप्त कर ले, और चीन अगर भारत से युद्ध नहीं करता तो अंदर गृह युद्ध होने जा रहा है, तो फिर उसको अंदर के गृह युद्ध में जाना पड़ेगा। और अगर वो वापस नहीं जाता जहां पर वो बैठा हुआ है, तो उसकी ट्रेड खत्म की हो रही है पूरे वर्ल्ड से, और ट्रेड अगर उसकी खत्म हो जाती है तो भी चीन अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जो मोदी का फंदा और जो ये ट्रंप का फंदा है, ये बड़ी तेजी से कसता चला जा रहा है। और ये जो सिचुएशन है, भारत इसमें से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और यूएस लगातार आगे बढ़ने को तैयार है, जापान लगातार आगे बढ़ने को तैयार, क्योंकि जापान की बहुत बड़ी टेरिटरी चीन के कब्जे में है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर चीन के पास चली गई थी। ताइवान ऑलरेडी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तिब्बत ऑलरेडी एक्साइल में गवर्नमेंट बनी हुई है, शिनजियांग उइगर मुसलमानों का क्षेत्र है जहां पर ये मुसलमानों का शासन हुआ करता था। इनर मंगोलिया ऑलरेडी वहां के प्रिंस जो किंग डायनेस्टी के प्रिंस थे, वो भी रिवोल्ट लगातार करते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी की जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन भारत के लिए सबसे स्ट्रांग सिचुएशन, वर्ल्ड के लिए सबसे स्ट्रांग सिचुएशन है। और इस सिचुएशन से अगर हम पार पा ले गए, और हम पा सकते हैं क्योंकि हम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं, और चीन पूरी तरह से फंसा हुआ है, वो उसके पास अब कोई पॉलिसी नहीं बची कि किस पॉलिसी के तहत वो अपने आप को बचाए, किस पॉलिसी के तहत वो अपने आप को बचा सकता है। यूएस पूर्ण रूप से अपनी पूरी शक्ति, जैसे उसने कभी रशिया में पूरी शक्ति लगा के रखी थी 90 के दशक में, कि रशिया किसी तरह से टूट जाए। रशिया टूटा, यूएसएसआर टूटा। हम ये जो देख रहे हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान, ये सारा का सारा क्षेत्र कभी रशिया की कम्युनिस्ट शासन में हुआ करता था, और कम्युनिस्ट शासन, रशिया के कम्युनिस्ट शासन में होने की वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र वो अपने इन्फ्लुएंस में लेकर पूरे विश्व को जीतने चला था। सेम पॉलिसी
चाइना ने अडॉप्ट कर ली, चूंकि रशिया तो टूट गया 90-92 में, लेकिन वो सेम पॉलिसी अडॉप्ट कर ली चीन ने, क्योंकि चीन में भी उसी फिलॉसफी से उन्होंने कब्जा करके रखा था। अभी चीन के पीछे यूएस बिल्कुल पड़ा हुआ है कि अगर चीन अगर नहीं तोड़ा जाता, चीन को तोड़ नहीं देते, तब तक चीन बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करने वाला है, पूरे विश्व के लिए बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। इसलिए ये बिल्कुल डेफिनेटली मानना चाहिए कि पूरे के पूरे यूएस की ये पॉलिसी है कि वो चीन को कैसे तोड़े, और भारत की भी यही पॉलिसी होनी चाहिए कि वो चीन को कैसे तोड़े। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो भारत की पॉलिसी है, या भारत ने जो जिस प्रकार से स्टेपिंग कर रखी है, और यूएस जिस तरह से कंधे पे कंधा मिलाकर, जापान जिस तरह से कंधे पे कंधा मिलाकर, और विश्व के और फ्रांस जैसे कंट्रीज हमारे साथ कंधा मिलाकर इस समय खड़े हुए हैं, वो सब चाहते हैं कि किसी तरह से भी चाइना टूट जाए। और चाइना अगर टूट जाता है, मतलब वन चाइना, चाइना के जो क्षेत्र जिन पर उसने कब्जा किया वो स्वतंत्र हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भारत की बाउंड्री ये तिब्बत से लगेगी पूरी, ये पूरा क्षेत्र, और भारत की बाउंड्री दूसरी ये शिंजियांग से लगेगी, और उसके अलावा चीन के साथ हमारी बाउंड्री लगेगी नहीं, और ये ऊपर मंगोलिया, जो मंगोलिया पूरा कब्जा, मतलब रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया कब्जे में है, और वहां पर अभी बौद्ध शासन चल रहा है, उसका ये मंगोलिया, इनर मंगोलिया का क्षेत्र भी उसके साथ मिल सकता है। दोनों मिलाकर लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र बनाएंगे। ये 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मंगोलिया है, और 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये लगभग इनर मंगोलिया है। और अगर जापान को दोबारा रीस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो ये मंचूरियन का क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र भी जापान के साथ चला जाएगा। तो फिर चीन कितना बचता है? चीन अंदर इतना सा क्षेत्र बचता है, ये जो बाकी दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र चीन का बचता है, और इनमें भी कई एक डायनेस्टियां अपने अपने टाइम पर काम करती रहीं। तो चीन बिखर कर एक 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत के बराबर ही बचेगा। मुझे लगता है कि इस पर अभी भी पूरी शक्ति लगाने की जरूरत है, और भारत की पॉलिसी बिल्कुल राइट वे में चल रही है, और यूएस पूरा सपोर्ट कर रहा है, और बाकी के कंट्री भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जो हमारी पॉलिसी है, वो पॉलिसी एक परफेक्ट पॉलिसी है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को, और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है, वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।